मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण हिंदी में। ठीक है। पहला लेक्चर जब आपने देखा था तो उसमें हमने ये समझा था कि द्विघातीय समीकरण होती क्या है, कुछ हमने इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, आज हम उसे हल करना सीखेंगे। हल करने के आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका गुणनखंड, दूसरा तरीका पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, द्विघातीय समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तीन तरीके से हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे द्विघातीय समीकरण का सरलीकरण किससे? गुणनखंड वाले तरीके से। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके सामने, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि आपकी जो द्विघातीय समीकरण होती है वो किस प्रकार से होती है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मतलब कि कुछ ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, और अब आपके पास जो इसका ऐसे x का वो मान, x की वो वैल्यू जो यहां पर अगर मैं पुट कर दूं, वैल्यू डाल दूं, तो आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाए। वो जो मान है, वो जो वैल्यू है, उसी को ही बोलते हैं बेसिकली। जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे तो वहां पर हम इसको बोलते थे शून्यक, बहुपद का शून्यक है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण में हम उसको बोलते हैं रूट, मूल। ठीक है, एक ही बात होती है, मूल या शून्यक एक ही बात होती है। याद करो, शून्यक क्या होता है? शून्यक वो वैल्यू होती है जिसको x की जगह जब आप पुट करते हो तो आंसर जो है वो 0 आ जाता है, शून्यक। ठीक है, अब आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब अगर x की जगह आप अल्फा पुट कर देंगे, x की जगह आप अल्फा पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, और इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। मतलब इसको हम हल करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड द्वारा इस समीकरण का क्या करना है? मूल ज्ञात करने हैं, मतलब कि शून्य ढूंढने हैं। तो करें, शून्य ढूंढने सबसे पहले, और आपको गुणनखंड तरीके से करना है। देखो, वैसे तो गुणनखंड आपने 8वीं क्लास में भी करा हुआ है, 9वीं क्लास में भी कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको जो है, मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहला रूल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है मानक रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। कैसे लिखी होनी चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a है, x स्क्वायर के साथ जो लगा वो a है, और जिसके साथ कोई x नहीं लगा वो c है। a और c को गुणा करो तो कितना आ गया? 2 गुणा 3 मतलब 6, और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 2 इंटू 6x। अब 6x स्क्वायर का फैक्टर बनाओ, x स्क्वायर की चिंता मत करो, केवल 6 के फैक्टर बनाओ, 6 के गुणन बनाओ। तो 2 3 6, तो मतलब 6 जो है वो क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 1। एक जरूर लिखना है आपको हर बारी। अब क्या करना है? अब आपको ये इस प्रकार से लिखने हैं कि जमा या घटा करके बीच वाला नंबर आए -5, और गुणा करके 6 आए। अब गुणा करके 6 ही आएगा क्योंकि आपने 6 के ही जो है वो गुणन बनाए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको केवल यही नंबर यूज करने हैं, 2 3 और 1, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गई ना। अब 6 जो है आपने जब उसे गुणन बनाए, अब इसको देखो, सबसे पहले आप इसको लिखें अगर 2x और 3x, 2x और 3x, तो 2x और 3x बताओ कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। आपको कितना चाहिए? -5। इसका मतलब -2 और -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और जब इसको आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? +6 x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब आपका जो है ये जो गुणन है, गुणनखंड जो किए हैं हमने, ये जो फैक्टर बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको लिखोगे, पहले तो प्रश्न को लिखना आप, 2x स्क्वायर
माइनस 5x जमा 3 बराबर 0। फिर आप क्या करोगे, 2x², 5x को कैसे लिखो, माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, जमा 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब मेरे को बताओ कि इन दो नंबरों को चेक करो, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है। 2 और 3 में क्या कॉमन आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, और x तो कॉमन आ ही रहा है, 1x। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x² में से अगर 1x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x माइनस 3, क्योंकि जब आप 1x को -3 से गुणा करोगे तो -3x आएगा, वो ये आना चाहिए, ये वाला -3x आना चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला निशान लिखना है। ये क्या है, माइनस का निशान, लिख दो माइनस का निशान। फिर आप चेक करो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 लिखना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, -1। -1 को किससे गुणा करेंगे कि -2x आए। दोबारा बोलता हूँ, -1 को किससे गुणा करोगे कि -2x आए, तो किससे आएगा, +2x से, +2x से। तो जब इसका गुणा करोगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब -1 को किससे गुणा करें कि +3 आए, -3 से। हो गया। अब चेक करो ये जो दोनों ब्रैकेट बनी है ये सेम है कि नहीं है, ये सेम है। और यहाँ क्या बच गया, x, और ये बच गया -1। तो ये बचा x -1, और ये क्या बच गया, 2x - 3 इजिकल टू क्या हो गया, 0। अब क्या होगा, x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं, एक ये और एक ये दो गुणन है। इन दो गुणन का जो गुणा करने पर आंसर 0 आ रहा है। आपको पता है कि अगर किसी को गुणा करने पर आंसर 0 आता है, इसका क्या मतलब होता है कि या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। समझ रहे हो मेरी बात, अगर दो नंबर्स को गुणा करने पर 0 आता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। जैसे कि 4 गुना 2 कितना आया, 8, लेकिन 4 गुना 0 कितना हुआ, 0। 0 गुना 4 कितना हुआ, 0। 4 को केवल 0 से ही गुणा करने पर ही आंसर 0 आएगा। किसी और नंबर से, 0 के अलावा कोई भी और नंबर हो, उससे गुणा करने पर आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक बात है। तो हमने क्या समझा इस बात से, हमने ये समझा कि या तो अब ये जो दो गुणन बने आपके पास, दो गुणन, वो दो गुणन में या तो ये नंबर 0 है पहला, या फिर दूसरा, ये दोनों में से कोई एक 0 है। तो इसलिए हमने जो है इसको यहाँ या लिख दिया मैंने, अच्छा और लिख दिया, तो आप इसे अथवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको आदत है इंग्लिश की है बच्चों। ठीक है, ये तो हिंदी आप लोगों की डिमांड पे बना रहे हैं। तो चलो x = 1 आया, या लिख दूं या 2x = 3 आया, तो x = क्या हो गया, 3/2। तो आपके जो मूल हैं, मूल वो कितने आ गए, x = 1 और 3/2। ठीक है, इसे आपने ऐसे बॉक्स में ऐसे करके लिखना है, चेकिंग कर लो, है ना। चेक करने से फायदा क्या होता है कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो प्रश्न है, आंसर जो आया है वो ठीक आया कि नहीं आया। तो एक करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी 2x² - 5x = 3। तो 2x² - 5x = 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x की जगह अगर 1 पुट कर दो, -5 गुणा 1 जमा 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 -5 जमा 3 बराबर 0। तो 2 - 5 जमा 3 बराबर 0। 2 और 3 5 -5 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 आ गया, है ना। हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब आपका ये आंसर ठीक है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब अगला मूल, अगली क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन को आप देखें तो द्विघातीय समीकरण किस प्रकार से लिखी हुई है आपकी, 3x² + 2 - 2√6। तो पहले आप क्या करो, 3 और 2 को गुणा कर लो, 3 और 2 को गुणा करो, 3 और 2 को गुणा करा तो क्या आया, 6x²। ठीक है बच्चों, अब 6 के
6 के गुणन करो, तो मतलब फैक्टर बनाओ, तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो है वो x गुना x हो गया। अब आपको क्या चाहिए कि इसको, ये नंबर आ गए आपके पास, कौन कौन से, एक तो 2 और एक 3 और एक तो हमेशा लिखना ही आपको, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक आपको हमेशा लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जब आपको एक लिखना ही है तब आप क्या करोगे, अब आप इसके इसी नंबर्स को ही 2 3 और 1 को यूज करो और किसी को यूज मत करो, केवल 2 3 और 1 को ही यूज करो। कर लिया? ऐसे करना है कि जमा घटा करके 2 रूट 6 आए। अच्छा चेक करो, 2 और 3 5, लेकिन रूट 6 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो आप एक बात को देखो, जो आपका पहला नंबर है 6, ठीक है, इसके अलावा और तो इसमें कोई नंबर बन नहीं रहा है। एक तो आपने चेक किया कि 2 और 3 6 और 1 आ गया, एक तो ये आ गया 2 और 3 और 1, आप बनाओ गुना 3 6 और 1, तो 6 गुना 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और रूट 6 कैसे आए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो रूट 6 को अगर आप रूट 6 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको गुणा करने पर क्या चाहिए, 6 ही तो चाहिए, तो गुणा करने पर 6 आ गया। और रूट 6 को रूट 6 से ही जोड़ने पर, रूट 6 को रूट 6 से ही जोड़ने पर कितना आएगा, 2 रूट 6, है ना। x जमा x, 2x होता है ना, 2, समझिए मेरी बात, 2 जमा 2 4 होता है, इसी तरह रूट 6 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 6। आपको इसी प्रकार से यहाँ ये चाहिए 2 रूट 6, तो आप क्या करोगे, इस रूट 6 को, इसको ऐसे लिखोगे, 2 रूट 6 इसको ऐसे लिखो, रूट 6x रूट 6x ऐसे, ठीक है। तो रूट 6 और रूट 6 दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब जुड़ेंगे, ऐड कर दो, तो 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ रूट 6। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर आएगी दिक्कत आपको फैक्टर बनाने की। आप एक काम करेंगे, चलो पहले आप इसको लिखो ऐसे और इसको लिखो ऐसे ही, पहले तो इस स्टेप पे ये करा आपने। अभी आपने ये चेक करवाया कि इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आंसर प्लस 6x स्क्वायर आएगा, ये तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जब जमा घटा करेंगे तो आंसर -2 रूट 6 आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो आपने ये जो 2 फैक्टर बनाए हैं, जो 2 गुणन बनाए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है कॉमन लेने की, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे वो आप समझे। 3 को लिखो आप ऐसे, रूट 3 गुना रूट 3। 6 को लिखो ऐसे, रूट 2 गुना रूट 3। रूट 2 गुना रूट 3 भी 6x होता है। इसको भी ऐसे लिखो, रूट 2 गुना रूट 3, और इस 2 को लिखोगे आप रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 0। ठीक है, डन, आगे बढ़े। अब आप समझो, पहले इसको देखो, पहले इन दोनों में कॉमन चेक करो, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और एक रूट 3 आ रहा है ना, और एक x आ रहा है इसमें से, तो रूट 3 और x कॉमन आएगा, तो था ये जो साइन है यही लिखना है आपको, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस। ये रूट 2 रूट 3 रूट 2 रूट 2, मतलब कॉमन में आ रहे हैं रूट 2, तो रूट 2 आप कॉमन ले लो। क्या बचा है यहाँ पर, रूट 3x, और क्या बचा है यहाँ पर, माइनस रूट 2 को किससे गुणा करोगे कि जमा 2 रूट 2 गुना रूट 2 आ जाएगा, तो वो करेंगे आप माइनस रूट 2 से, क्योंकि जब माइनस से माइनस लड़ाई करेगा तो वो तो प्लस हो गया, और रूट 2 गुना रूट 2 आ गया, आगे ना यही नंबर बन जाएगा। अब पहले तो आपने ये लिखना है, फिर आपने ये चेक करना है ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपका फैक्टर ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करो, ये जो पहले ब्रैकेट लिखी है रूट 3x माइनस रूट 2, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नंबर लिख लो, कोई भी एक, या तो पहली या तो ये एक ही है दोनों। अगली जो ब्रैकेट बनेगी, अगला फैक्टर बनेगा वो ये होगा, रूट 3x माइनस रूट 2, तो रूट 3x माइनस रूट 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी या फिर दूसरी ब्रैकेट 0 होगी, ठीक है ना। अगर पहली ब्रैकेट 0 होगी तो रूट 3x क्या होगा, 2 के बराबर होगा, तो x बराबर क्या होगा, रूट 2 बटा रूट 3 हो जाएगा।
अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों नंबर सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम है, इसका ये मतलब हो गया जो इसके दो मूल आ रहे हैं वो दोनों सेम है, √2/√3। ये पूरा रूट लिखा जाता है इसको ऐसे मैं लिखता हूं पूरा ऐसे, √2/3 इस प्रकार से लिख लो आप। लिख लिया? अच्छा, अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं। देखो जैसे कि अगर ये ग्राफ में आएगा तो कैसे बनता है, पहले मैं आपको ऊपर वाले का बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि ये जो है द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद है, इसका मतलब जो इसकी शेप बनती है वो पैराबोला बनती है। पैराबोला शेप क्या होती है? पैराबोला शेप कुछ इस प्रकार की होती है ये, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, जब ये जीरो यहाँ पर जो वैल्यू है जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को काटता है, यही वो पॉइंट है जो आप मूल निकाल रहे हो। आप समझ गए मेरी बात? तो मूल जो आप निकाल रहे हो, जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं इसका पॉइंट होगा 1,0 और ये होगा 3/2,0। 3/2 जो होता है वो लगभग 1.5 होता है, ठीक है। तो या तो 1,0 या 3/2,0। तो ये दो मूल है यहाँ पर, ठीक है। शेप तो पैराबोला बनती है और ये एक्स एक्सिस को दो बार काटती है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे तो यहाँ पर एक आंसर ही आया है। तो इस प्रकार में इसकी शेप कैसी होगी? तो इस प्रकार बच्चों इसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कि वो उसके जो दोनों मूल हैं वो इसी जगह पर ही है। तो जब भी आपके दो मूल बने, ये √2/√3 पूरा है, ठीक है, √2/√, है। तो इसका मतलब जब आप समझ जाना कि जब आपके दोनों मूल बने हैं, दोनों का मूल सेम आए हैं, तो आप समझें इस बात से कि आपकी जो कर्व है, जो आपका पैराबोला है, वो किस प्रकार से घूम गया है? इस प्रकार से घूम गया, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस को छूता हुआ चला गया। मूल तो इसके दो ही हैं लेकिन दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। मूल तो दो ही हैं लेकिन दोनों मूल बराबर हैं। तो आपने दो चीजें पढ़ी आज। एक कि पैराबोला के क्या हैं? दो मूल। दो मूल किसमें पढ़े थे? जो दो मूल पढ़े थे आपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। किस वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़े थे आपने? वो आपने पढ़े थे, पहला क्वेश्चन जो था आपका ये दो मूल हैं, वास्तविक मूल हैं, दो वास्तविक मूल हैं, ठीक है। यहां पर और भिन्न प्रकार के मूल हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या देखे? दोनों मूल तो वास्तविक हैं लेकिन वो भिन्न नहीं है। वो दोनों मूल क्या है? एक ही जैसे हैं। दोनों मूल एक ही जैसे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, तो अब क्या करते हैं, ये 4.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली आपकी, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ही करनी है, ठीक है, गुणनखंड तरीके से। तो आप इसे करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देता हूं, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। मैं आपके सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, यहाँ थोड़े से जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो करवा देता हूं मैं आपको। एक तो ये बटे वाला क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, और एक ये रूट वाला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा और पांचवा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। डन। तो पहला तीसरा क्वेश्चन करते हैं रूट वाला। पर ये मैंने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो मैंने कर दिए हैं वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। उदाहरण है तो भी आप ये मत सोचिए कि नहीं करेंगे, आपको दोबारा करने हैं इन प्रश्नों को। चलो पहले देखो आप, पहला सेटअप, पहला क्वेश्चन आपका है √2x² बाहर है, लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो, +7x -5√2 लिखा हुआ है बराबर 0। अब आप क्या करोगे, पहले तो इसको इससे गुणा करो। मैं राइट साइड पे करता हूँ, √2 गुना में 5√2 कितना होगा? 5 गुना 2 10 हो गया, 10x²। अब 10 के जो है गुणन बनाओ, 2 गुना 5 गुना 1, 5 गुना 10 गुना गुना 1 लिखना है, गुना में x गुना में x लिख लिया। अब आपके जो गुणन बने हैं वो क्या है? 2 5 1 x। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि उसको जमा घटा करने पर क्या आए? 7 आए, और गुणा करने पर क्या आए? -10 आए, है ना, क्योंकि ये माइनस का निशान है और यहाँ प्लस का निशान है। तो माइनस और प्लस का जो गुणा करने पर आंसर आए माइनस, ठीक है। -10x² आना चाहिए आपका, ठीक है, -10x² आना चाहिए।
और जमा घटा करने पर क्या आना चाहिए, जमा 7x आना चाहिए। बस ये बात होगा, ध्यान रखना। चलो करें, तो पहले फैक्टर बना लो। तो 2 और 5, तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे को पहला फैक्टर यही मिल गया, 2x और 5x। 2x और 5x कितना हो गया? अच्छा यहाँ पर हमने प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर जमा का निशान, तो यहाँ आपको जमा 10x² चाहिए। तो 2x और 5x क्या हो गया, 7x हो गया। बिल्कुल ठीक है, 7x आपको मिल गया। और गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10x², वो भी यही मिल गया। चलो तो ये फैक्टर हम लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2x² जमा 2x जमा 5x जमा 5√2 बराबर 0। यहां तक ठीक है। आप कॉमन कैसे लोगे, देखो जब रूट वाला हो ना, तो इसके जो जहां पे कॉमन नहीं आ रहा हो उसके रूट में लिख लो। जैसे ये 2x है, इसको कैसे लिखोगे, √2 गुना √2। 5 ऐसे कैसे लिखोगे, √5 गुना √5। लिख लिया। अगला अगला क्या है, 5√2, ये क्या है 5√2, तो इसको कैसे लिखोगे, √5 गुना √5, ये हो गया 5 और गुना √2 बराबर 0। यहां पर x था, ठीक है। ये तो आपका रफ काम है, ठीक है, ये सारा आपका रफ वर्क है, लेकिन आपको दिखाना है, ठीक। चलो अब जोड़े बनाओ, पहले यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। पहले इतने दोनों की बात करो, तो क्या करेंगे, √2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो क्या करेंगे, √2 और x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा √2। बस अगले में देखें आप, इसमें और इसमें देखें तो क्या आ रहा है आपके पास, √5 इंटू √5 दोनों कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो आपने ऐसे लिख लिया, √5 गुना √5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, पहले क्या बचा, √5 इंटू √5 कैंसिल हो गया, तो बच गया x। और यहाँ √5 इंटू √5 कॉमन आया, क्या बच गया 2, तो आपका आ गया √2। अब आप चेक करो, आपके दोनों अंदर की ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके फैक्टराइजेशन ठीक है। तो पहला क्या बना लो, पहली एक ब्रैकेट जो आपका लिखा हुआ है वो लिख लो x प्लस √2, और दूसरा लिखो आप ऐसे √2x जमा, ये √5 गुना √5 क्या होता है बताओ, √5 गुना √5 क्या होता है 5, तो √5 गुना √5 होता है 5, तो ये हो गया आपके पास 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या लिखेंगे, या तो x जमा √2 0 है, या फिर √2x जमा 5 0 है। तो या तो x बराबर -√2 है, या फिर 2x बराबर -5 है, और x बराबर -5 बटे √2 है, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, यहां वैसे आपका आंसर आ गया है, लेकिन जो हर में अंश और हर होता है ना, जैसे ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो नीचे वाले हर में रूट नहीं लिखते हैं, तो हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, -5 बटे √2 को √2 से ही गुणा करोगे, √2 से ही भाग करोगे, तो क्या हो जाएगा, -5 √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे √2 गुणा √2 2 हो जाएगा। तो मेरे दो मूल आ गए आपके पास, एक तो -√2 और एक -5 √2 बटा 2। आप इसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना, ये आपके दो मूल हैं, आप लिखेंगे दो मूल जो आए आपके मूल, ठीक है, और इसे आप बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो है ये चेक कर लोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करें। ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या था, वो जो उदाहरण 1 दिया था सबसे पहले आपको कराया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था, कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन किया था, तो उस प्रश्न को हमको हल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने जो जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था, हम उस क्वेश्चन को वहीं से ही उठा कर ले आते हैं, क्योंकि हमने वहां स्टेटमेंट लिख ली थी, याद करो, जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा था, है ना, उसी को ही फायदा होगा ये। तो यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंट लिख ली थी, हमने यहाँ पर इक्वेशन भी बना ली थी, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली में दोनों इक्वेशंस को हमको वहां सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। सो
इसको करते हैं हम कॉपी और वहां ले जाते हैं। पिछली एक्सरसाइज, पिछली हमने जो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने केवल इसको लिखना सीखा था कि ये कैसी क्वेश्चन बन कर आई। तो पहले आपको ये लिखना है, ये सारा लिखते 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 यहां तक लेकर के आना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे तक लेकर के आना है। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे अब हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आने वाले समय के अंदर हम ये वाले चैप्टर भी जो है, ये वाले जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे, हल निकालोगे इसका। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, अच्छा, मैंने आपको यहाँ प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ये वर्गमूल वाला, ये वाला भी करवाना है आपको। चलो, मैं पहले जॉन और जीवंती का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ। वेट करो, ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेते हैं, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन में लिखने वाला काम हो गया है ज्यादा। चलो, हल करने की कोशिश करते हैं, इतनी जगह में हो जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या था कि पहले जॉन के पास कुछ कंचे थे, जीवंती के पास भी कुछ कंचे थे, दोनों का योग कितना था, 45। तो अगर जॉन के पास हमने x माने थे तो जीवंती के पास कितने हो गए, 45 माइनस x। फिर दोनों के पास अगर 5 कंचे खो गए थे तो जॉन के पास रह गए x माइनस 5, जीवंती के पास रह गए 45 माइनस x माइनस 5। दोनों का जो गुणनफल था वो कितना था, 124 था। तो दोनों का गुणनफल 124 था। हमने इसको सॉल्व किया और स्टेप बाय स्टेप करते 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 यहां तक। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो अब गुणनखंड वाले तरीके से सॉल्व करना है तो आपको क्या सिखाया मैंने, पहले आप इसको इससे गुणा करो, कितना आया, 324 है, यहाँ पर 1 है, तो 324 गुना 1 इज 324। ठीक है, सो दिस विल बी 324 और x और स्क्वायर। चलो शुरू करते हैं फैक्टर बनाना। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 से फैक्टर बनाया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टेंशन मत लो, केवल आप 324 की बात करो। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से आएगा 3 और 3 से आएगा 1। तो आपके जो फैक्टर बन गए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और एक्स स्क्वायर और गुणा 1 भी है। अब आपको क्या करना है कि जमा घटा करने पर, ये दोनों हैं प्लस, तो आपको जमा करने पर 45 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लस के निशान है। तो 45 आए जमा घटा करने पर, और गुणा करने पर 324 ही आएगा अगर आप इन्हीं नंबरों को यूज करोगे तो इसलिए मैं इसका पहले ही गुणन करवा लेता हूं, ताकि आपका जो है इसमें वो गलत होगा ही नहीं, आपके गुणन जो है वो बराबर आएंगे। चलो करें शुरू। तो सबसे पहले आप चेक करो कि आप इसके फैक्टर बनाते चलो। ये कितना हुआ, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, ये कितना होगा, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो ये हो गया 81। 81 और 4 85, 81 माइनस 4 77। ये गुणन नहीं बन रहा है, चलो आगे छोड़ दो, अगला बढ़ो। सबसे पहले क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, एक आ गया 12 और एक आ गया 27। तो 12 और 27 को भी जोड़ोगे तो भी 45 नहीं बन रहा, ये वाला भी नहीं बनेगा। आगे पढ़ो, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9, तो 36 और 9, 36 और 9 45 होता है। तो समझ गए मेरी बात आप? तो 36 और 9 हो गया 45। तो आपको जो 45 लिखना है ना, वो ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x जमा 324 बराबर 0। अब पहले दो में जोड़ा बनाया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 बचा। फिर मैंने क्या बताया था, यही नंबर लेना है, तो क्या साइन लेना है माइनस,
अब 324 और 9 में क्या कॉमन आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये तो आपने 324 के जो गुणन बनाए हैं ना, इसमें से ये जो 9 है, 9 यहाँ पर ऐसे 9 ऐसे ढूंढो, 3 तिया 9 कट गया। अब क्या बचा आपके पास, ये 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लोगे तो 36 बच जाएगा। तो ये स्टेप से क्या फायदा होगा आपको कि आपने जो गुणन बनाए हैं ना, उस गुणन बनाने का बेनिफिट मिल जाएगा आपको। डन। तो -9 कॉमन लेना है, यहाँ बचा x और आएगा यहाँ पर 36। अब -9 को किससे गुणा करें कि +324 चाहिए, प्लस चाहिए ना, तो -9 को -36 से गुणा करना पड़ेगा। आया 0, तो आया x - 9 और x - 36 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 9 या x बराबर आ गया 36। ठीक है, तो अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं, x हमने माना था जॉन के कंचे, तो जॉन के पास कितने हैं, 9 कंचे हैं। तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 - 9, टोटल योग तो 45 ही था, कितने हो जाएंगे 36 कंचे। ठीक है, या फिर जॉन के पास जो होगा, जॉन के पास आएंगे आपके पास क्या होगा, 36 कंचे। और जीवंती के पास कितना होगा, 45 - 36 बराबर 9 कंचे। डन। समझ आ गई मेरी बात आपको, बस इतना सही काम था। तो यही आपका आंसर है, जो आंसर आए उसे आप बॉक्स में लिख लेना, बस इतनी सी बात को याद रखो। आगे बढ़े। फिर हमने वो जो प्रश्न पढ़ा था कुटीर उद्योग वाला, कि एक दिन में जितने भी खिलौने पैदा होते हैं, उस दिन उस खिलौने के जो मूल्य होता है वो 55 - x हो जाता है, और कुल मूल्य जो था वो 750 रुपए था। तो एक खिलौने गुना एक खिलौने का मूल्य को गुणा करोगे तो कुल खिलौनों का मूल्य आ जाएगा। 750 के बराबर लिख दिया और हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न आ गया मेरे पास, ये इक्वेशन अब इसको सॉल्व करें तो 750 है, तो 750 गुना 1 कितना हो गया, 750। तो 750 को आपने इसके फैक्टर बनाओ, 2 से या 5 से बनाते हैं। 5 एकम 5, 15 0, 5 से 5 दिया 15 0, 5 से 6 30, 3 से 6 2, 2 बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो अब किसके क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो गुणा करके तो 750 आएगा, जमा घटा करके क्या आना चाहिए, जमा घटा करके आना चाहिए -55। तो कैसे आएगा, आप क्या करो, चलो करने शुरू करते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, पहला पेयर लियो आप 5, दूसरा लिया 5 × 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150। तो 5 और 150 कहीं भी 55 नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो इस बात को। 5 × 25 और 5 दिया 15 दूनी 30, एक आया 25 और एक आया 30। हाँ, 25 और 30 तो 55 बन गया। ठीक है ना, आसान बात हो गई, समझ आ गया ना कैसे बनाते हैं, ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। तो अब हमारे को मैंने कैसे लिखना है, x² - 25x - 30x, -25 - 30 कितना हो गया, -55, जमा हो गया 750 बराबर हो गया 0। तो x कॉमन ले लो, तो x - 25x में से x कॉमन आया तो बचा माइनस। अब बचा -30 और 750 में कॉमन आए तो कैसे करेंगे, फिर मैंने आपको क्या बताया, यहीं पे देख सकते हो। 30 क्या होता है, 25 देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो ये 30 तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या आपके पास, देखो 25। तो इसका मतलब इसमें 30 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 25। अब बताओ -30 को किससे गुणा करें, -30 को 25 से गुणा, 30 को गुणा कर रहे हैं 25 से, 750 तो आ गया, लेकिन आपको यहाँ -750 नहीं +750 चाहिए, तो यहाँ माइनस का निशान होना चाहिए, तभी तो माइनस से माइनस प्लस होगा। ऊपर तो आपको 750 चाहिए ना, तो आपको ऊपर के हिसाब से चलते जाना है।
ठीक है, तो प्रश्न आ गया ये बराबर आ गया 0, तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर आ गया 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 या फिर x बराबर 25। तो मतलब एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं या तो 30 बन रहे हैं या फिर 25 बन रहे हैं। ठीक है, तो एक एक दिन के खिलौने, जो देखो अगर आपको केवल इस प्रकार की परिभाषित में लिखा हो क्वेश्चन तो आपको उसी हिसाब से जवाब देना है। और अगर क्या बोला केवल वर्ग निकाल लो, मूल निकाल लो, तो फिर मूल निकाल लो, एक्स का मान निकाल दिया, बॉक्स बना के लिख दो। तो एक दिन के खिलौने, एक दिन के खिलौने 25 भी हो सकते हैं या फिर 30 भी हो सकते हैं। चेक करें ऊपर चाहिए क्या क्या। हाँ, तो इसमें एक दिन के बेसिकली खिलौने ही निकालने हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो आपको करवाना है बटे वाला, है ना, ये वाला 2x² माइनस एक्स जमा 1/8। शुरू करते हैं। 2x² माइनस एक्स जमा 1/8 बराबर 0। ऐसे प्रश्न के अंदर आप क्या करो, जब भी बटा बुटे का क्वेश्चन आ जाए ना, तो लघुत्तम ले लो आप, समझ गए, एलसीएम ले लो। चलो पहले एलसीएम लो इसका। इसका एलसीएम कितना आया, 8। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ पे बटा 1 लिख लिया, यहाँ बटा 1 लिख लिया। आप क्या करोगे, 1 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा 8। 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया 16। यहाँ पर आएगा 8x जमा आएगा 1 बराबर 0। आप क्या करो, इस 8 को 0 के पास भेज दो, तो 8 गुना 0 0 हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ऐसी, 16x² माइनस 8x जमा 1 बराबर 0। समझ गए मेरी बात को। तो बस यही एक गेम है। बच्चे जो हैं यहाँ बटा वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं कि अरे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टर या गुणन कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, उसका लघुत्तम ले लो और जो नीचे आएगा उसे 0 के पास भेज दो, काम खत्म। उसके बाद स्टैंडर्ड मानक रूप में आ गई इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, करना है, चलो करके दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? चलो फार्मूले से बताएं, अगर आपको ये फार्मूला भी बनता है इसके अंदर, देखो ध्यान से। ये आ गया 4x का होल स्क्वायर, 16x² है का मतलब 4x का होल स्क्वायर। एक क्या है, 1 का स्क्वायर। ये a² हो गया, ये b² हो गया, और ये 2ab, 2a है 4x, b है 1। ठीक है, तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस ऑफ b² होता है ना। तो ये भी तो इसी रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकती, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो पहला 4x माइनस 1 बराबर 0 या फिर दूसरा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो इस बात का क्या मतलब आ गया कि दोनों मूल एक जैसे हैं और मान है 1/4। ठीक है, इसका मान है 1/4। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। ये तो हुआ अगर फार्मूला मालूम है। ठीक है, अगर फार्मूले से अगर आप समझ गए तो हो सकता है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं सर फार्मूले से नहीं करेंगे, हम तो कैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो करो गुणनखंड, उससे भी बताते हैं आपको। ये देखो, सबसे पहले ऐसे लिख लो इसको आप, ये 16x² को इससे गुणा करोगे, कितना आएगा 16x²। 16 के गुणन बनाओ, तो 2 गुना 2 4 गुना 2 6, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16x² आ गया। बीच में चाहिए आपको क्या, माइनस 8x। तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x जमा 1 बराबर 0। ठीक है ना भाई। देखो 2 1 लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरा फैक्टर लिया। 2 और 8 में कॉम बन रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि आपको जमा घटा करने पर 8 चाहिए। तो ये वाला फैक्टर तो गलत हो गया। फिर अगला बनाओ, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 और 4 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए हमने माइनस 8 को ऐसे तोड़ा। आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन लो, तो 4x कॉमन आ गया, बचेगा क्या 4 माइनस 4x माइनस 1। फिर आप बचेगा माइनस, अब 4x और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। तो क्या बचा आपके पास 4x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0।
अब क्या हो गया, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। आप देखो बात यही आ गई ना, यहां से लेकर यहां तक, समझ गए बात को? तो x इजिकल्स टू 1/4 आ गया आंसर। ठीक है, दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। देखो ये दोनों बातें लिखनी है, ठीक है? या तो या तो ऐसे लिखो 1/4 और 1/4, ऐसे 2 बार लिखो, या फिर ऐसे लिखो है कि हिंदी में हो या इंग्लिश में से कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये लिखो कि x 1/4 और दोनों मूल बराबर। क्लियर? क्लियर, बात समझ आ गई ना? तो बटे वाले क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है ये भी समझ में आ गई। और कौन सा क्वेश्चन करते हैं आज इसके बाद? दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको गुणनखंड का तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं आपको इक्वेशंस बनाने का तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है, प्रश्न का हल नहीं करूंगा पूरा, ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद आप आंसर मैच करो, नहीं निकलता है तो मेरे से पूछो। ठीक है, डाउट्स में पूछो कि आपको सर ये मेरे को क्वेश्चन का हल हमारा सही नहीं निकला है। चलो शुरू करते हैं। दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग 27 हो। मतलब कि अगर एक संख्या क्या है, x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताओ? दूसरी संख्या बताओ? दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। याद करो, सबसे पहले हमने जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आपके पास वहां 10 बॉले का मैंने एग्जांपल समझाया था कि आपके पास 10 बॉले हैं, एक के पास अगर x बॉल है तो दूसरे के पास कितनी होंगी? 10 माइनस x, बाकी बची हुई। एक के पास 4 बॉल है तो बाकी के दूसरे के पास कितनी होंगी? 10 माइनस 4। तो अगर मैं बोलूं एक के पास x है तो दूसरे के पास कितनी हुई? 10 माइनस x। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही किया है, दोनों का योग 27 है, एक का x है, दोनों को दूसरा 27 माइनस x होगा। तो उसका गुणनफल कितना है? देखो आपके सामने दिया हुआ है 182। तो इसको यहां लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x गुना 27 माइनस x बराबर 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर जमा 27x माइनस 182 बराबर 0। मैं इसे मानक रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि फिर हम फैक्टर बनाने शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, पहला नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, उसका माइनस कॉमन ले लो, या पूरी इक्वेशन LHS और RHS दाहिने और बाहिने साइड में -1 से गुणा कर दो। ठीक है, तो -1 से अगर आप इसे गुणा करते हैं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर जमा 27x माइनस 182 बराबर -1 गुणा 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x जमा 182 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या सीख लिया? अब तो यहां तक हो गया, और इसके बाद आप जो है क्या करोगे, उसी तरीके से गुणनखंड करोगे। डन। चलो अब मैं आपको बस अब इसी तरीके से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं करने चाहिए, आप समझदार हैं, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा तो आप क्या करोगे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 है। तो माना जो पहली संख्या, ठीक है, वो कितनी है? x। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? क्रमागत क्या होती है उससे अगली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x जमा 1। क्रमागत का मतलब होता है अगली, जैसे 34 है तो अगली 35, 50 है तो अगला 51। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? इन दोनों का वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार x का वर्ग जमा x जमा 1 का वर्ग, दोनों के वर्ग करा, इन दोनों का योग जो है वो कितना है? 365। ठीक है, अब इसे आप हल करो। आपको पता है a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लो। a² + 2ab + b² होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ खोलो, x² + 2 × x × 1 + 1²। ये हो गया x² बराबर हो गया 365।
सो एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या होगा 2x जमा 2x जमा 1 घटा 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर जमा 2x माइनस 365 माइनस 364 हो जाएगा ना, 1 माइनस 365 364 बराबर 0। अब देखो गुणनखंडना आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन ना मैं कहूंगा पहले इसको हल्का कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4। अब इसको जो है 2 को जो है 0 के नीचे ले जाओ, 2 को 0 के नीचे ले जाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घटा 182 बराबर 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और अब इसको हल करो। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो अब इसके बाद आपकी ड्यूटी है, अगला करते हैं। एक समकोण है, समकोण समझते हो, समकोण वो होता है जिसका एक एंगल जो है, एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमने ये मान लिया 90 डिग्री का है, तो इसमें एक तो होता है बेटा आधार और एक होता है आधार और दूसरा होता है, ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है कर्ण, और दूसरा होता है लंब। ठीक है, उसने ये बोला कि आधार मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है, आधार ज्यादा है। तो आधार क्या बोला, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को मान लो x। माना आधार जो है वो आपका है x सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर दिया हुआ ना, और ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई वो कितनी हो गई, आधार से 7 कम है। ठीक है, तो लंब लिखो या ऊंचाई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास 13। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है याद है आपको, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण इस टाइम है 13, आधार है x और लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की नहीं आ गई, बस अब इसको सिंप्लीफाई करके दे देता हूं, सॉल्व आप करना। एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 स्क्वायर। तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 दूनी 14x माइनस 14x जमा 49, और ये आ गया उल्टी साइड में 159। अब सारे के सारे इधर ले आओ या 159 उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x जमा 49 माइनस 159। ठीक है, अब आगे देखो लेफ्ट साइड पे क्या बचा, लेफ्ट साइड बचा है 0। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसको आप हल करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। निकल गई बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब एक क्वेश्चन और है आज के लेक्चर का, ठीक है, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज जो है ना वो हमारी खत्म हो जाएगी। फिर एक कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन आ गया, कहता है कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो पहले तो माना उस दिन बर्तन कितने बने थे, माना बर्तन की संख्या
एक दिन की, उस दिन की वो है x। तो बर्तन की लागत, बर्तन की लागत क्या थी? दुगने से 3 अधिक थी। तो दुगना करो इसको, 2 से गुना कराओ और 3 अधिक कर दो, ये रुपए में आ गया। और कुल लागत कितनी थी? 90 रुपए। कुल लागत का मतलब क्या हो गया? बर्तनों की संख्या को कुल एक की लागत से गुणा करोगे तो कुल लागत आ जाएगी। तो इसी बात को कैसे लिखने के लिए? प्रश्नानुसार। ठीक है, आपने प्रश्न ने आपको बताया ना कि एक बर्तनों की संख्या को उसकी लागत से गुणा करोगे तो कुल लागत आ जाएगी। तो ये आ गया 2x² जमा 3x गुणा करने पर -90 बराबर 0। अब इसको आप हल कर लो। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और आपको कॉपी करना तो कॉपी करने का स्क्रीनशॉट लेकर। सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया, कुटीर उद्योग वाला, समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमने कर्ण और लंब वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो है क्रमागत संख्याओं का किया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, x का मान हो सकता है नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए। तो माइनस आ जाए तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि वो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक आ गई ना तो मतलब आंसर जो है वो क्या है? नेगेटिव में। ठीक है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा। हो सकता है इसका आंसर एक नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव वाले को मानेंगे, नेगेटिव वाले को बोलेंगे प्रश्न के अनुसार जो संख्या है वो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। आपके पास ऐसे ये नहीं होता कि माइनस है तो हटा दो, ऐसा कहीं किताब में लिखा हुआ। प्रश्न के अनुसार चलना पड़ता है, ये बात समझ लीजिए। बच्चे क्या समझते हैं कि माइनस है तो हटा दो, प्लस है तो ले लो, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ो। अगले प्रश्न में हमने क्या सीखा था कि दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 82 था। एक x मान के दूसरा 27 - x मानी थी, दोनों का गुणनफल 182 कर दिया। फिर हमने क्या सीखा था? ये खिलौने वाला प्रश्न सीखा था कि एक दिन में जो है, बिल्कुल ये खिलौने वाला जैसे प्रश्न किया है आपने, और यही अभी हमने वहां पर भी किया था। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो खिलौने बनाए, बर्तन बनाए थे, सेम इसी प्रकार का ही क्वेश्चन था। ये एग्जाम्पल था। ये जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन था, कंचो वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको कुछ हल करने सिखाए थे आपको कि इस प्रश्न को बटे में हो तो कैसे करते हैं, है ना? तो इसका लघुत्तम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपको ये वर्गमूल वाले, रूट वाले सिखाए थे। अब रूट वाले क्वेश्चन को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 बारी करना, फिर आपको वो प्रैक्टिस दी जाएगी। डन? तो फिर मैंने आपको यहाँ भी इसी प्रकार से, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब वर्ग दोनों मूल होते हैं, वो अगर एक जैसे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। क्लियर? और इसमें क्या थे, तो दो जो मूल थे वो वास्तविक थे और अलग अलग थे। ठीक है, तो मूल वही होते हैं जो बेसिकली हमने क्या सीखा है, मूल वही होते हैं जो कि हमने बहुपद में सीखा था, शून्य क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है दोनों जो दूसरे और जो 2 तरीके हैं, उन 2 तरीकों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर और फॉर्मूला, दोनों के दोनों टॉपिक, दोनों के दोनों तरीके वो एक ही वीडियो के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से खत्म करें, देखते हैं उस समय क्या समय बनता है। यहाँ पूर्ण वर्ग वाले को एक वीडियो बना देंगे और फॉर्मूले की अलग वीडियो बना देंगे, वो देख लेंगे उस समय क्या कैसा समय का व्यवहार है। ठीक है बच्चों, तो टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आप इस टॉपिक को बेटा खत्म करो। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप डाउट बॉक्स में लिख दो, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है, टिल देन बाय बाय।